सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए रविवार को 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में की जारी। ये नई किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से लंबे समय के रिसर्च के बाद विकसित की गई हैं, जिन्हें मौसम और क्षेत्र के अनुकूल बनाया गया है। गायों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। राजधानी में सभी डेयरी कॉलोनियों में अनधिकृत निर्माण हटाने का दिया है निर्देश। पशुओं को अब सालों हरा भरा चारा खिला सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बरासिन के वैज्ञानिकों ने पोषक तत्वों से भरपूर नेपियर ग्रास की खोज करके पशुपालकों को दी बड़ी सौगात। ऐसे में अब पशुपालकों को चारे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए रविवार को 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी की हैं। नई किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से लंबे समय के रिसर्च के बाद विकसित की गई हैं, जिन्हें मौसम और क्षेत्र के अनुकूल बनाया गया है। ICAR की तरफ से विकसित बीज की इन किस्मों से किसानों को कम लागत पर अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए रविवार को 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी की। ये नई किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से लंबे समय के रिसर्च के बाद विकसित की गई है, जिन्हें मौसम और क्षेत्र के अनुकूल बनाया गया है। इनसे कम जमीन में भी अधिक पैदावार हो सकेगी। इनमें चावल की 9, गन्ना एवं तिलहन के साथ एवं 40 किस्में शामिल हैं। इन फसलों की किस्में जारी। खेत की फसलों में बाजरा, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर समेत विभिन्न अनाज के उन्नत बीज जारी किए गए। बागवानी में आम, अनार, अमरूद, बेल जैसे फलों के साथ सब्जियों में टमाटर, लौकी आदि के साथ कंद, मसालों, फूल एवं औषधीय पौधे की विभिन्न अनाज में चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, छीना, सांबा आदि। वाणियार्ड बाजरा VL मदिरा 254। बाजरा की एक किस्म वर्षा आधारित स्थितियों के लिए उपयुक्त है। बाजरा की एक किस्म 1719 किलोग्राम हेक्टेयर तक की औसत उपज देने में सक्षम है। इस किस्म के पकने का समय 101 दिनों तक है। इस फसल को उत्तराखंड जैसे राज्य में धान 108। धान की एक किस्म जल्दी और सीधी बुआई और वर्षा आधारित स्थिति वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इस फसल की उपज 34.46 क्विंटल हेक्टेयर तक ली जा सकेगी। इस फसल की परिपक्वता का समय 110 से 114 दिन है। बुआई की गई है। पूसा गेहूं गौरव HI 8840। गेहूं की किस्म ड्यूरम किस्म संचित स्थिति के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत अनाज उपज 30.2 क्विंटल हेक्टेयर है। यह किस्म टर्मिनल, ताप सहनशील, उच्च विस्ता और लौह और प्रोटीन के साथ जैव प्रबलित है। ये गेहूं की नई किस्म है। चावल की किस्म जलमग्न जैसी तनाव वाली स्थितियों के लिए उपयुक्त है। इसकी तनाव वाली स्थितियों में औसत उपज 38 क्विंटल हेक्टेयर, जबकि सामान्य परिस्थितियों में 56 क्विंटल हेक्टेयर है। इस किस्म की परिपक्वता मध्य शीघ्र 120 से 125 दिन है। 17018। गन्ना की यह किस्म हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए अनुशंसित है। इस किस्म की उपज क्षमता 914.8 क्विंटल हेक्टेयर है। इसके अलावा CR धान 810, CR धान 416, गेहूं की पूसा गेहूं शरबती 1665, पूसा गेहूं गौरव 8840 की नई किस्में जारी की गई हैं। मक्का की ये 6 किस्में जारी हुई, जिसमें पूसा पॉपकॉर्न हाइब्रिड 1, पूसा पॉपकॉर्न हाइब्रिड 2 और पूसा बायो फोर्टिफाइड मक्का हाइब्रिड 4 किस्में शामिल हैं। इसके अलावा तिलहन की बात करें तो सेफ्लावर 300, सोयाबीन NRC 197, सोयाबीन NRC 149 किस्में शामिल हैं। PM मोदी के द्वारा गन्ने के बीज की भी कई किस्में जारी हुई हैं, जिसमें गन्ना IKHSU 16, COLK 16470, IKHSU 17, COLK 16202 जैसी नई किस्में जारी हुई हैं। इन किस्मों से कम पानी में ज्यादा पैदावार होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस किस्म की बुआई की जा सकती है। फलों की बात करें तो आम, अमरूद और अनार की नई किस्में जारी हुई हैं। सब्जियों में टमाटर, लौकी और आलू की नई किस्में जारी हुई हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गायों की सुरक्षा और उन्हें बीमारियों से बचाने की दिशा में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि गायों को विषयुक्त अपशिष्ट खाना नहीं खाने दिया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में सभी डेयरी कॉलोनी में अनअधिकृत निर्माण हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि दुधारू मवेशियों को भलसवा और गाजीपुर के पास लैंडफिल साइट पर कचरा खाने से रोकने में प्रशासन विफल रहा है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने में कहा है कि लैंडफिल साइट यानी जहां अपशिष्ट पदार्थों को जमा किया जाता है के पास गाय निस्संदेह कचरा खाने की वजह से बीमारियों का शिकार होंगी। इसके चलते ऐसी और विशेषकर बच्चे पीते हैं तो इससे बीमारियों का होना निश्चित है। लैंडफिल साइट के पास डेयरियों से मनुष्यों को होने वाले गंभीर खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया कोर्ट का मानना है कि इन डेयरियों को तत्काल स्थानांतरित किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की वकील सुनैना सिब्बल और अन्य द्वारा दायर याचिका पर विचार के दौरान ये बात कही, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 9 डेयरी कॉलोनियों को अन्य उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि कोई भी निर्देश जारी करने से पहले वो संबंधित अधिकारियों से जानना चाहते हैं कि इन निर्देशों को किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, पशु चिकित्सा निदेशालय MCD और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के CEO को अगली सुनवाई की तारीख पर कार्रवाई में शामिल होने का निर्देश दिया। पीठ ने आदेश दिया कि अधिकारी ऐसी भूमि की उपलब्धता की संभावना भी तलाशेंगे जहां डेयरियों को स्थानांतरित किया जा सके। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने मौखिक रूप से MCD से डेयरियों के स्थानांतरण के लिए दान स्वीकार करने की संभावना को तलाशने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस खराब दूध को हम सभी किसी न किसी रूप में पचा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस सारे दूध का इस्तेमाल मिठाई और अन्य सभी उत्पादों के प्रबंधन के लिए किया जाएगा। ऐसे में लोगों की सेहत की परवाह करना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में सभी डेयरी कॉलोनियों में अनाधिकृत निर्माण हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि अधिकारी दुधारू मवेशियों को भलसवा और गाजीपुर के पास लैंडफिल साइट पर कचरा खाने से रोकने में विफल रहे हैं। संगीता अग्रवाल के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बार रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को इको फ्रेंडली राखी बांधिए, क्योंकि ये राखी गोबर, पाइन और प्राकृतिक चीज़ों से बनाई गई है। वहीं रक्षाबंधन के बाद राखियां टूटने पर भी वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि इन राखियों में तुलसी, सूरजमुखी सहित कई फूलों के बीज हैं, जिसे मिट्टी या गमले में डालने पर उसमें पौधे निकल आएंगे। धागों से बनी राखियों को तो आप सबने देखा होगा, लेकिन फूलों के बीज और सब्जियों से बनी राखियों के बारे में क्या आपने सुना है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की महिलाएं फूलों के बीजों और सब्जियों से बनी इको फ्रेंडली राखियां बनाने का काम कर रही हैं। ये महिलाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इन शानदार राखियों को बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर रही हैं। ये महिलाएं केवल राखियों को बनाने का ही काम नहीं करती हैं, बल्कि घर घर जाकर इन राखियों को बेचने का काम भी करती हैं। इन महिलाओं ने बताया कि वे राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बीते कई वर्षों से इन राखियों को बनाने का काम कर रही हैं। साथ ही इको फ्रेंडली राखियों की मांग बढ़ने से उनकी आमदनी भी काफी अच्छी हो रही है। समूह की महिलाएं मिलकर राखियां बना रही हैं और हमारी राखियां इको फ्रेंडली हैं। इनमें बीजों का उपयोग किया गया है ताकि प्रकृति को नुकसान ना हो। हम लोग जैसे हर साल राखी का त्यौहार आता है तो उसमें हमें बताया गया, सरकार की तरफ से हमें मोल मिलता है कि हमें राखी बनानी है और अपनी आजीविका चलानी है। तो आजीविका मिशन के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। राखी हमने 3-4 साल से राखी बनानी शुरू की है, जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम राखी बनाते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। बीज वाली राखी बना रहे हैं जिससे कि ये बीज बाद में मिट्टी में डाल सकें और वहीं से पौधे उग जाएं। हमने इको फ्रेंडली राखी बनाई हैं और महिलाओं को इसमें इनकम का साधन हो रहा है। वहीं सिरमौर जिले के पंचायत प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन महिलाओं का समूह हर वर्ष राखियां तैयार करता है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर लोकल फॉर वोकल के संदेश के साथ इन महिलाओं का समूह स्वरोजगार सृजन करने में लगा हुआ है। साथ ही पंचायत का भी इन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। सैनवाला की स्वावलंबी महिलाएं
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए अपने कदम लेकर के लगातार मेहनत और कर्मकश बनते हुए अपनी पथ पे आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि भारतवर्ष की मोदी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो करके और जीवन में आगे जा सके। इसी दिशा में ग्राम पंचायत आम्बवाला सैनवाला की जो हमारी समूह की महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की, वो लगातार अपने आप स्वावलंबी बनने की कोशिश कर रही है। पंचायत की तरफ से उनको लगातार प्रॉपर सहायता दी जाती है। बाद राखियां टूटने पर उसे वेस्ट समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन हिमाचल में बनी ये इको फ्रेंडली राखियां अब वेस्ट नहीं होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन राखियों में तुलसी, सूरजमुखी सहित अन्य फूलों के बीज हैं, जिससे रक्षाबंधन के बाद आप इन राखियों को गमले या मिट्टी में डालेंगे तो उनमें से एक पौधा निकल आएगा, जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक भी होगा और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। तो आप भी इस बार पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाते हुए इको फ्रेंडली राखी से रक्षाबंधन मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर कहा कि देश के करीब 3 करोड़ लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। 50 लाख लोग मछली व्यवसाय से जुड़े हैं। मत्स्य उत्पादन बढ़ाने में स्पेस का जो उपयोग है, उसी के कारण मत्स्य उत्पादन में दूसरा नंबर है। हम सालाना 60,000 करोड़ का निर्यात करते हैं। कई तरह का योगदान और काफ़ी जिसको आप कहें फ्रूटफुल, लाभदायक हम लोगों को सहयोग इसरो से और सैटेलाइट सिस्टम से, स्पेस टेक्नोलॉजी से, फिशिंग के क्षेत्र में काफ़ी मिल रहा है। इसलिए कि जो मछली उत्पादन के साथ विशेष तौर पर समुद्री जो क्षेत्र में जो मछुआरे भाई जाते हैं, वो बहुत ही खतरों में रहते हैं और उनको उनकी चिंता करना, उनको आने वाले खतरे से आगाह करना, ये सारी टेक्नोलॉजी विकसित इसरो के सहयोग से किया जा रहा है और सैटेलाइट के माध्यम से उनको समय पर सूचनाएं दी जा रही है। एक्सपोर्ट को हम लोग अभी 60,000 करोड़ रुपया सालाना कर रहे हैं हम निर्यात, लेकिन हम उसको बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारा विभाग काम कर रहा है। पशुओं को अब आप सालों हरा भरा चारा खिला सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बरासिन के वैज्ञानिक गौरव पांडे ने पोषक तत्वों से भरपूर नेपियर ग्रास की खोज करके पशुपालकों को बड़ी राहत दी है। इसे एक बार लगाने से 4 से 5 साल तक कटाई कर सकते हैं। माना जाता है कि जिला सुल्तानपुर में दुधारू पशुओं की संख्या 8 लाख से अधिक है। ऐसे में अब पशुपालकों को चारे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र बरासीन के वैज्ञानिक गौरव पांडे ने पोषक तत्वों से भरपूर नेपियर ग्रास की खोज करके पशुपालकों को बड़ी राहत प्रदान की है। पशुपालक अब निरंतर 12 महीने हरे चारे का उत्पादन करते रहेंगे। से सरकारी गौशालाओं की गोवंशों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। गौशालाओं के आसपास की जमीनों पर नेपियर ग्रास की रुपाई शुरू कर दी गई है। यह ग्रास सरकारी गौशालाओं में गौवंश की मृत्यु दर नियंत्रित करेगी। ये बहुत अच्छी पहल है और ये पहल हमारी गौ माता के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गौ माताओं को जो उनको प्रोटीन, मैग्नीशियम ये सब उनके अंदर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। मृत्यु दर करने के लिए बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि ये हरी घास है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कि गौ सेवक है, मैं उनसे ये आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे ग्रास पूरे प्रदेश में लगाएं, जिससे गौ माता की जो मृत्यु दर हो वो बहुत कम हो जाएगी। जो चरी और बरसीम आप बोते रहे, इसके लिए बार बार खेत तैयार करना पड़ता था और ये स्पेसिफिक सीजन में ही उपलब्ध हो पाती थी। लेकिन नेपियर ग्रास का क्या है कि ये वर्ष भर जो है आपका उपलब्ध रहता है। एक बार जैसे आपने इसको अच्छे से लगा लिया है, इसकी कटिंग हम लोग लगाते हैं इस तरह से, एक जो है नीचे लगाएंगे और ये ऊपर से अपने कल्ले लेंगे, और जब ये कटिंग तैयार हो जाती है तो आपका इस तरह से तैयार हो जाती है। तो आपको जो है एकदम प्रचुर मात्रा में आपको वर्ष भर हरा चारा, जब आपकी गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, पूरे सीजन में आपको हरा चारा उपलब्ध रहेगा। और डेयरी फार्म उसके लिए जो है जानवरों के लिए आप इसको आराम से जो है वर्ष भर खिला सकते हैं। पशुपालन विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र बरासीन इकाई की संयुक्त पहल सुल्तानपुर से यूपी के सभी जिलों में उड़ान भरेगी। कृषि वैज्ञानिक गौरव पांडे ने बताया कि नेपियर ग्रास 1.5 महीने में तैयार हो जाती है। इसी के साथ जड़ों का विस्तार होता है और तने
और पत्तियों को पशुओं को खिलाने में काम में लाया जाता है। इसके देने से कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी गौवंशों को नहीं होगी। बुआई के अधिकतम 2 माह में नेपियर ग्रास तैयार मानी जाती है। यह नेपियर ग्रास और बाजार के हाइब्रिड क्रॉस का स्वरूप माना जा रहा है। कृषि अनुसंधान इकाई बरासीन द्वारा इसे तैयार किया गया है। मल्टीपल कटिंग वाली या नेपियर ग्रास के जड़ का रोपण पशुपालकों की तरफ से किया जाता है। अत्यधिक गर्मी और ठंड में ग्रीन साइलेज तैयार की जाती है। गुड़ की राख, नमक और से इसे तैयार किया जाता है। हरा चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण दूध का उत्पादन घट जाता है, लेकिन नेपियर ग्रास से जिले में चारे का संकट दूर हो जाएगा। घास को किसान एक बार लगाकर 4 से 5 साल तक इसका लाभ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं मंडी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो सोमवार को अकोला, सूरतगढ़ और फैजाबाद मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट और इंदौर मंडी में नरमी देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 10 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव था 2,680 रुपए। 12 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2,675 रुपए। इसी तरह मध्य प्रदेश गेहूं के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,846 रुपए। 12 अगस्त को इसके सौदे 146 रुपए लुढ़क कर 2,700 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में 10 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,355 रुपए। 12 अगस्त को इसके सौदों में 190 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2,545 रुपए। धान की सूरतगढ़ मंडी में बीते शनिवार को गेहूं का भाव रहा 2,380 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 120 रुपए की तेजी आई और भाव 2,500 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां 10 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,445 रुपए। 12 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2,450 रुपए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को रायबरेली मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दाहोद, फैजाबाद और इंडस मंडी में नरमी रही, जबकि पुलपल्ली मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 10 अगस्त को धान का भाव था 1,790 रुपए। 12 अगस्त को इसके भाव में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,775 रुपए पर आ गए। की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 12 अगस्त को धान 2,320 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 अगस्त को धान का भाव था 2,380 रुपए। 12 अगस्त को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 2,375 रुपए पर हुए, जबकि राज्य में बीते शनिवार को धान का भाव था 2,325 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,345 रुपए प्रति क्विंटल पर।
इंडस मंडी में 10 अगस्त को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 2,300 रुपए। 12 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2,200 रुपए। तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जून महीने के दौरान कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया। देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,367 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1,357.55 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है। और आइए अब जानेंगे मौसमी खेती के बारे में। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश और असम में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में इस समय धान के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसके अलावा यहाँ सोयाबीन, मक्का और सब्जियों के खेतों के अलावा बागों में पानी जमा न होने दें। अरुणाचल प्रदेश में ही मिट्टी के कटाव को कम करने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खेतों में जैविक मल्च का इस्तेमाल करें। यहीं इस समय कमजोर और झुके हुए पौधों को सहारा दें। इसके साथ ही यहाँ फिलहाल खेत में उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव न करें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में अरहर की बुवाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ इस समय तिल, मूंग और उड़द की बुवाई करते रहें। असम के पहाड़ी इलाकों में ही किसान रोपाई की गई साली धान के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में यदि बाढ़ से साली धान को नुकसान हुआ हो तो किसान उन खाली जगहों को भरने का काम करें। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही रागी की बुवाई करें। इसके साथ ही यहाँ उड़द और मूंग की बुवाई जारी रखें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में जल्द से जल्द साली धान की रोपाई कर लें। यहाँ जिन इलाकों में बाढ़ के कारण धान की फसल बर्बाद हो चुकी है, वहाँ के किसान इस समय स्थानीय धान की किस्मों या बहुत कम अवधि वाली किस्मों का चयन करके धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहीं इस समय तिल, मूंग और उड़द की बुवाई करते रहें। असम के बराक घाटी इलाके में साली धान की रोपाई जल्द से जल्द करें। इसके अलावा यहाँ फूल गोभी की अगेती किस्मों की नर्सरी लगाएं। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की रोपाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ इस समय मूंग, उड़द, तिल और अरहर की बुवाई करें। यहाँ के किसान अभी जूट की कटाई कर लें। असम में उत्तर के मैदानी इलाकों में खरीफ तिल, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ अगेती फूल गोभी और ब्रोकली की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुवाई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुवाई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इसकी 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसमें 2 बार निराई जरूर करें।
ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और अब कुछ खास खबरें। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली में राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने हिस्सा लिया। हापुड़ जनपद में भाजपा युवा मोर्चा ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थल से शुरू होकर अटल पार्क पर समाप्त हुई। 15 अगस्त को दिल्ली की मंत्री आतिशी तिरंगा नहीं फहरा पाएंगी। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल की जगह आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। देश की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के लाल किले पर सेनाओं द्वारा परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास किया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने कहा है कि 15 अगस्त के लिए हमने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर देश में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। इस बीच रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश बताया। महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। अस्पताल का दौरा पूरा करने के बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मेरठ में धर्मांतरण का मामला सामने आया। बताया गया कि हिंदुओं को यहां ईसाई बनाया जा रहा था। जांच के बाद पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। बाकी लोग मौके से फरार हो गए। त्रिपुरा में अगरतला के नंदन नगर बाजार से पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बीएसएफ के जवानों ने 12 से 15 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम किया। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण की शुरुआत 16 अगस्त से होने जा रही है। 16 अगस्त से खुलने वाला ये उद्यान 1 महीने तक खुला रहेगा। इसका औपचारिक उद्घाटन 14 अगस्त को राष्ट्रपति करेंगे। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा को मंगलवार को 1 दिन के लिए रोक दिया गया। भारी बारिश के बाद पहलगाम और बालटल एक्सेस दोनों पर रखरखाव और मरम्मत का कार्य करने के लिए अमरनाथ यात्रा को निलंबित किया गया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।